नाज़रीन मोहतरम, मकालमा उर्दू ज़बान व अदब की दास्तान हयात के उन किरदारों का तारुफ़ है जो महज किरदार नहीं, महज किताबों का हिस्सा नहीं, बल्कि ये वो नुक्ते हैं, वो हरूफ हैं, वो अल्फाज और जुमले हैं, वो इबारतें हैं, वो फ़रहतें हैं, वो खुशियाँ हैं, वो मसरतें हैं और वो लम्हे भी जो तारीख़ को, तहज़ीब को हमेशा ज़िंदा रखते हैं। यही किरदार आज हमारे सामने धीरे धीरे आते रहेंगे और हमें इसकी मुहाफ़ज़त, इसकी हिफाजत और इसकी अमानतदारी का दर्स देंगे। दुनियाई अदब के ये सितारे न सिर्फ अदब से फैज़याब हो रहे हैं, बल्कि अदब के फैज़ को आम करके नई नस्लों की तरबियत भी कर रहे हैं। ये मुकालमे के किरदार भी हैं और मेमार भी। याद माज़ी की ख्वाब फरदा का सूरते शौक़ आँख में भर लें। आप अपने को जानने के लिए आके फिर कुछ मुकालमा कर ले, मुकालमा कर ले। नाज़रीन, मुकालमा की आज की किस्त में आपका इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उर्दू की उन शख्सियात से आपको मुतारिफ़ कराते हैं जिनके कारनामे नुमाया ही नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि ऐसे हैं कि जिनको और नुमाया करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो उर्दू से इस तरह जुड़ी रहें कि उन्हें माजी की भी खबर रहे, उनका हाल भी ठीक रहे और मुस्तक़बिल के बारे में वो सोचते रहें। आज की शख्सियत जो है जिनसे हम आपको मुतारिफ़ कराएंगे, उनका ताल्लुक़ उस शहर से है जिसका नाम लेते ही एक तो ये कि हिंदुस्तान का दिल सामने आता है और दूसरे उर्दू के हवाले से वो ज़ख़ीरा, वो मनाबे सामने आते हैं कि आदमी ये महसूस करता है कि वो जगह और उर्दू दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं। मेरी मुराद शहर दिल्ली से है और दिल्ली से ही ताल्लुक़ है आज के मेहमान का, प्रोफेसर अबू मोहम्मद ज़ाकिर साहब। ज़ाकिर साहब, आपका इस्तकबाल है इस महफ़िल में जिसको हमने नाम दिया है मुकालमा। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के लिए अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई अय्याम, उसमें ज़ाहिर है कि दिल्ली के अय्याम भी और आपके अय्याम भी थोड़ा वाज़ेह होंगे। मैं दिल्ली ही में पैदा हुआ और दिल्ली ही मेरा वतन है और तालीम व तरबियत सब दिल्ली में रही, आला तालीम तक यहीं रहा जी। और मेरे बचपन की दिल्ली, लड़कपन की दिल्ली अजीब व गरीब दिल्ली थी। यानी मुझे याद है कि मेरे स्कूल में वो लोग जो फ्लरिशिंग लीगल प्रैक्टिस करते थे जी। वो भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ के और जो एयरफोर्स में थे वो पढ़ाने के टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते थे। इसी एंग्लो अरबिक स्कूल की तरफ मेरा इशारा है। यानी ये एक ऐसा मरकज़ सा बनता जा रहा था कि जिससे मालूम होता था कि अब ज़िंदगी की हरारत जो है वो तेज़ हो रही है। इसके बाद फिर वो सन 47 हो गया तो मेरी तालीम ज़रा कुछ डिसरप्टेड रही, लेकिन फिर भी मैं मिशन कॉलेज में दाखिल हुआ, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। उसके बाद श्री राम कॉलेज में भी रहा, फिर दिल्ली कॉलेज जब खुल गया तो वहाँ भी। तो मैं कुछ कॉमर्स इकोनॉमिक्स में भी भटकता रहा, फिर उसके बाद उर्दू लिटरेचर की तरफ में आया। उसके बाद मेरी मुलाजमत मुझे मिल गई जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और कुछ थोड़ा बहुत अलावा तदरीसी काम के जो तसनीफ़ी काम था उसकी तरफ राग़िब हुई। अब तक तो इसी तरह गुजर रही है, आगे खुदा मालूम। ज़ाकिर साहब, मैं कुछ आपके तराजिम पे बात करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से चार दरवेश का तर्जुमा जो बहुत मकबूल भी हुआ और बहुत मशहूर हुआ। और मैं समझता हूँ कि इंग्लिश में आपने इतनी मुश्किल दास्तान को मुतारिफ़ कराया है। तो तराजिम की अपनी मुश्किलात हैं। मिसाल के तौर पे अभी एक सेमिनार में हम लोग अलीगढ़ गए तो वहाँ इंग्लिश की एक प्रोफेसर ने कहा कि लोगों ने मंटो को तर्जुमा किया, भला मुस्टंडे का क्या तर्जुमा आपने किया? सही बात। या राधा कृष्णन ने लिखा है कि आनंद का कोई तर्जुमा हम किसी दूसरी ज़बान में नहीं कर सकते। सही बात। तो ज़बान की अपनी कुछ तहजीब। बेशक। तो आपको इस तर्जुमा करते वक्त क्या मुश्किलात सामने हैं?
देखिए मैं अर्ज़ करूं कि असल में तो बात यह है कि मुझे नहीं मालूम और लोग क्या समझते हैं, मगर मैं समझता हूं कि आदमी इस किस्म का जो काम करता है वो अपने आप को बचाने के लिए करता है। टी.एस. एलियट ने अपनी शायरी के बारे में कहा है कि मैं अपने बचाने के लिए अपने आप को ये कहता हूँ। मेरा मामला कुछ ऐसा रहा कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगी तो मैंने चाहा कि दूसरों तक पहुँचे। बागो बहार का मामला ये हुआ कि उस ज़माने में मुझे कुछ एक ठोकर सी लगी थी अपने करियर में, जो मुझे नहीं लगनी चाहिए थी, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, कोई खामी नहीं थी। तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए तर्जुमा शुरू किया था और मुझे मालूम था कि तराजिम हो चुके हैं, लेकिन मैं उनसे मुतमईन इसलिए नहीं हुआ कि वो बहुत ही लिटरल थे। मैं चाहता था कि वो रवा नवा अंग्रेज़ी में हो। बहुत मुश्किलें आई और तर्जुमे में तो बहुत मुश्किल यूँ भी होती है कि जहाँ आम तौर से कल्चरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मसलन आपने फरमाया मुस्टंडा, मैं और बहुत उससे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है वो हया का लफ्ज़ है। अब हया के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा खींचतान के अंग्रेज़ी में मोडेस्टी से लाते हैं। आप दस्तरखान को क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे। अच्छा फिर हाँ, ख़ास तौर से मुहावरे जब आते हैं तो बड़ी मुश्किल पड़ती है। तो अजीब व गरीब बात है कि जिन अंग्रेज़ों ने तर्जुमा किया था उन्होंने कोशिश ये की थी कि वो उसकी रूह तक पहुँचें। हाँ, वहाँ की बात नहीं है, सखुन साजी की बात नहीं है, हकीकत में कोशिश थी। लेकिन आज की अंग्रेज़ी 19वीं सदी की अंग्रेज़ी से मुख्तलिफ है। तो मैंने कोशिश ये की थी कि वो स्पिरिट जो है, मैंने लिखा भी है कि भाई जहाँ तक कल्चर का सवाल है मैंने चाहा वो बाकी रहे, लेकिन उसके बराबर इक्विवेलेंट इंग्लिश ईडियम आ जाए। ये कोशिश मेरी उसमें रही है। अब जाहिर है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रांसलेटर एक मुतरजिम दूसरे मुतरजिम से मुत्तफ़िक़ भी हो, लेकिन फिर भी अपनी तमानियत तो होती है, वो बड़ी चीज़ है। अक्सर ऐसा होता है प्रोफेसर साहब, जो तर्जुमों में देखा गया, इसीलिए तो कहा गया कि तर्जुमा जो है इट कैन आइदर बी फेथफुल और ब्यूटीफुल, नॉट बोथ। पढ़ने का अंदाज जो है वो तर्जमा करने वाला किस तरह से पढ़ता है। अगर एक एक शेर उर्दू का जो है बेशतर मौक़ों में ये महसूस होता है कि अगर मुख्तलिफ लहजों से मुख्तलिफ स्ट्रेसेस के साथ पढ़ा जाए मानी बिल्कुल बदल जाता है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, इसमें बड़ी बात अच्छी गालिब के यहाँ ये बात बड़ी अच्छी लगी कि वो ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं करता कि उसके बारे में आपको ज़रूरत से ज़्यादा मालूमात है। नहीं, लेकिन जैसे यही सीधा सा शेर, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, अब इसमें नादान का कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वो बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल। अच्छा, गजल का शेर जिसे पढ़कर या सुनकर हम सर धुनते हैं, कभी कभी तर्जुमे के बाद बहुत अजीब सा हो जाता है। उसमें लगता है कि बड़ा मज़ाक़ खेज़ हो गया है। ये भी एक मसला है गजल के साथ। बिल्कुल है, यही नहीं बल्कि साहब ये देखिए कि हमने जो नौजवानी में अपने गज़ल पढ़ी थी, आज उस गज़ल को फिर देखते हैं तो मानी कुछ और मालूम होते हैं। इसी वजह से गज़ल मरती नहीं और मरेगी भी नहीं, क्योंकि मानी बदलते रहेंगे, मानी बदलते रहेंगे। हमारा जितना तजर्बा होता है इज्तिमाई हैसियत से, मजमूई हैसियत से, वो अप्लाई होता है खुद ब खुद गैर शूरी तौर पर, तो वो पहनाइयाँ खुलती जाती हैं। प्रोफेसर साहब, मैंने एक बात खुद महसूस की है, खुद मैंने भी तर्जुमे किए हैं माशाल्लाह, लेकिन एक बात है कि अब लफ्ज़ जो है, अब इसका सिनोनिम जो है, मुझे तो लगता है कि कोई लफ्ज़ उसका दूसरा जो है मुतरादिफ, वो जब तक कि मानी के शेड में कोई ना कोई फ़र्क नहीं है, उस वक्त तक वो लफ्ज़ वजूद ही में नहीं आता। और जब ख़ास तौर से जब वो शेर में आता है तो वो, अब अगर कोई ऊस और शबनम दोनों का अगर एक ही वो ट्रांसलेशन करे तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि बात कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। तो इस तरह की मुश्किलात बहुत होती हैं। मगर अगर तर्जमा न किया जाए, अगर तर्जमे न हो, तो मुझे लगता है कि निस्फ से ज़्यादा आबादी जो है वो गूंगी बहरी महरूम रह जाए, नहीं, एक दूसरे को जानेगी नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बावजूद इन परेशानियों के जरूरी चीज़ है जो उकसाती है। अब देखिए, ख़ास तौर से वो शायर जो हमारे यहाँ बदनाम है, नून मीम राशिद, अरे वो न सिर्फ ये कि नई बात कहना चाहता है बल्कि नए अंदाज से भी कहना चाहता है। उनको भी ट्रांसलेट किया? जी हाँ, मैंने तर्जुमा किया, कोशिश की है, मैं कह सकता हूँ। फैज़ को भी किया, उनको भी किया, और अब एक और मैं एंथोलॉजी बना रहा हूँ पूरी उर्दू पोइट्री की, जिसमें इकबाल को भी मैंने किया। बहुत अच्छे, लेकिन इकबाल बहुत अच्छे शायर हैं, इसलिए को परेशान नहीं करते, बात सीधी सादी होती है, सीधे अंदाज में कहते हैं, आपको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन राशिद बहुत परेशान करता है, लेकिन इस एतबार से कम परेशान करता है फैज़ के मुकाबले में कि वो गज़ल नहीं कहता जी। अब देखिए, वो कहता है कि आरज़ुएं कभी पायाब, तो सरियाब कभी, सरियाब कभी। अब ये नहीं,
एक नई तरफ जी जी नई तरफ आरज़ुएं कभी पायाब तो सरयाब कभी बेहोशी की आंखों में देख नजर आते हैं, बेहोशी की आंखों में कई चेहरे जो देखे भी न हो और देखे हों तो सुराग उनका कहाँ से पाए, किससे ईफा हुए अंधों के आदाब कभी, वाह वाह, किससे ईफा हुए। अब ये लैंग्वेज जो है दैट डिमांड्स बहुत ज्यादा आपको उसमें देहात करना पड़ता है और ट्रांसलेशन जो है वो वाकई। और अच्छा फिर सारी बड़ी मुसीबत ये है, कम से कम मेरे साथ तो यह है कि आखिर में फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती, तसल्ली नहीं होती। वो तो खूब से खूब तर की तलाश में तो आदमी रहता है। मेरा मजमून रहा, मैंने मास्टरेट की इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के बारे में आमतौर से ये कहा जाता है कि नो टू इकोनॉमिक्स एग्री, वेरी सेल्डम दैट दे एग्री। तो ट्रांसलेशन में भी यही है, ये आप खुद नहीं अपने आप से, बड़ी मुश्किल है। और खासतौर से फरदुल्लाह बेग को जब मैंने तर्जुमा किया बहादुर शाह जफर फूल वालों की शहर या लिप्टी अहमद की कहानी, तो वहाँ जो उर्दू के कलोकियल टच हैं खुद नज़ीर अहमद के यहाँ भी हैं, इब्नुल वक्त में भी आए हैं वो। जाकिर साहब आपकी एक बहुत अहम किताब है उर्दू अदब आज़ादी के बाद। जी ज़ाहिर है बहुत सारे तहक़ीक़ी काम हुए हैं आज़ादी के बाद के अदब पर भी, शायरी पर भी, लेकिन उसमें आपने कुछ ऐसे सोर्सेज के हवाले दिए हैं जो आमतौर से उर्दू या लिटरेचर की तहक़ीक़ में नहीं दिए जाते, जैसे जो लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी थे उनकी किताब का हवाला दिया। और ख़ासतौर से पहला चैप्टर तो हिस्ट्री, मुझसे एक हिस्ट्री के तालिब इल्म ने कहा जो पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने इसे पढ़ा, मुझसे तर्जुमा किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये आपके जहन में आया या आपके गाइड ने इसमें आपकी रहनुमाई की, आप ये कुछ अलग बिल्कुल तहकीकी मकाला लगता है? दो बातें हैं, एक तो ये कि देखिए मैं सोशल साइंसेस का स्टूडेंट रहा था, एक तो वो बैकग्राउंड था, दूसरी ये कि मुझे बहुत खुशकिस्मती थी कि आबिद साहब मुझे बतौर गाइड के, मेरे डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन साहब, और मैं भी याद करता हूँ उन शामों को कि वो मुझे लेकर चलते थे, टहलते जाते थे और दूर दूर तक। अच्छा, और वो ऐसे इलाकों में चलना पसंद करते थे जहाँ सड़क मुसत्तर हमवार न हो। अच्छा, अरे शाम के वक्त जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। और बहुत ही यानी इंसाइटेड आदमी थे और उन्होंने मेरा खाका अप्रूव किया था और उसके बाद फिर अपनी सेहत की बिना पे वो जारी नहीं रख सके थे, तो उसको मैं सबमिट किया। तो दोनों बातें थी, तो ये भी थी और ये भी थी। और तीसरी बात ख्वाजा साहब थे, ख्वाजा अहमद फारूकी साहब का मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और इसके बारे में, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अदब का समाजी पस मंज़र जो है इस पर तवज्जो बहुत कम लोगों ने दी है। मेरी नज़र में सबसे पहले आदमी जो थे वो गालिबन अल्लामा यूसुफ अली थे, जिन्होंने इलाहाबाद एकेडमी में लेक्चर दिए थे। बाद में शाये भी हुए वो। उसके बाद शेख चांद की किताब आई थी सौदा पर, उसमें चैप्टर दिया था। लेकिन ख्वाजा साहब का कंट्रीब्यूशन ये है कि उनकी वजह से इसको बड़े MA के लेवल पर एक पर्चा पर पूरा का पूरा सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ उर्दू लिटरेचर, इसमें तो ये फैक्टर्स थे, ये वामाबिल थे जिनकी वजह से आपको उस मकाले के अंदर में, PhD का मकाला है वो, तो उसमें वो चीज़ नज़र आती है आपको। और जाहिर है कि उस ज़माने में यानी एक तरह का ज़िंदगी थी और ज़िंदा चीज़ें थी, सामने की चीज़ें थी, तो ये इस वजह से वो सारी चीज़ आपको उस मकाले में नज़र आती है। और ख़ास तौर से उसमें वो उसके बाद भी मैंने जो एक मज़ामीन लिखे फिल्मों से मुताल्लिक़ जो लिखे, फिल्मी गीतों से मुताल्लिक़ लिखे, दोस्त वाली आबादी का मुताला किया इस तरह, तो वो एक्चुअली वो है कुछ ऐसा कि ज़ाहिर है आम तहक़ीक़ी मकालों से बिल्कुल अलग है। एक ख़ास बात की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि जो लोग क्लासिकल लिटरेचर पढ़े हुए हैं, यानी जिस दौर के आप लोग पढ़े हुए हैं, वो अंग्रेज़ी इन अ वे डिफरेंट थी और आज की जैसे हमारी ज़बानों में, हिंदुस्तान की ज़बानों में फ़र्क आ गया। तर्जमा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम डिपेंड करना चाहते हैं यंग ट्रांसलेटर्स पे, इसलिए कि करंट इंग्लिश जो है इस वक्त की ज़बान जो है जिसे हम टकसाली कहें आज की, तो उनकी उस पर उसका ज़्यादा होल्ड है उनका उस पर बनिस्बत उनके जो डिक्शनरी की मदद से जो क्लासिक्स के थ्रू आए थे। देखिए बहरहाल ये तो ये देखिए इसमें भी फिर वही सवाल आ जाता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बागो बहार का तर्जुमा आपने किया, पहले दरवेश की शहर के अंदर वो एक सीन दिखाते हैं कि ये हुआ
अब वो सीन ऐसा है जो आप अपने घर वालों के सामने आवाज़ बुलंद नहीं पढ़ सकते। सही है, राइट, सही है। आज का अंग्रेजी दां तबका जो है, आज का पढ़ने वाला तबका जो है, वो सीधा सीधा लिखेगा कि ही हैड सेक्स विद हर। जी जी। लेकिन पुराना आदमी जो है वो इंटेलिजेंस ही लिखेगा। वो इंटेलिजेंस लिखेगा। ये फर्क है वैसे, ये फर्क पड़ गया। और अच्छा, ये लाजमी है पढ़ना। जी जी। आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो जो चीज़ है वो तो है अपनी जगह। जी जी। शेरवानी पहन के अब आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते मजमे में। जी जी। जाकिर साहब, हमारे नाज़रीन में से बेशतर लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि आपने शेर कहे, आपने शायरी की, नज़में लिखी, नज़में लिखी। भाई कुछ उस हवाले से मैं देख के पढ़ूंगा। कुछ उस हवाले से इधर रखा है, ये वाला। ये मेरी एक नज़्म है, नया तुलू। नया तुलू। इरशाद फरमाइए। फिर नसों में दर्द चमका, फिर नसों में दर्द चमका, फिर नसों में दर्द चमका, फिर कोई मुस्तर किरण जागते दिल के किनारे आ लगी। जलवतों की सारी तन्हाई का हासिल एक मख्फी जोम, खुशबुओं का एक बेपाया अलाव, सर्द उरियां हर हकीकत से फुजूं, उसकी महकें उसके चमकारे और अदना से शरारे, सारे फनकारों के राजे सरमदी। सारे फनकारों का राजे सरमदी। फिर कोई मुस्तर किरण जागते दिल के किनारे आ लगी, कैसी दोशीज़ा सी दस्तक, कैसी शर्माई सी चाप, वाह, कैसी दोशीज़ा सी दस्तक, कैसी शर्माई सी चाप, रेशमी पलकों का जैसे सीने उरियां पे लम्स। क्या वो सब एक वाहिमे के से धुंधलके थे जिनसे नगमे फूटते थे और महक से जाग उठते थे कुंवारी नीम ख्वाबीदा तमन्नाओं के ख्वाब। कैसे बेउलझाओ ख्वाब ध्यान के अनदेखे गोशों में मचलती देर तक, कैसी जंगल की महक, फिर नसों में दर्द चमका, फिर नसों में दर्द चमका, कैसा पाइंदा लहू सा दर्द, आरजुओं का दहकता एक समंदर दर्द, अंदरों के हरफो रंगो सौत में ढलने का दर्द, घुप अंधेरी बस्तियों में रह रवी का दर्द, आंसुओं से सोखता आंखों में नज़ारों का दर्द, रात की सीना खराशी का माल, अनखिली कलियों का दर्द बेसवाल, रुए गेती के उजलने का ख्याल, शायरों के दिल का दर्द लाजवाल। दर्द क्या है, दर्द क्या है, एक निशानी जिंदगी की, एक बशारत खूब तर की, दर्द जैसे बेथकन मुस्तर किरण, दर्द जैसे बेथकन मुस्तर किरण, दर्द जैसे बेथकन मुस्तर किरण, वो मुखय्यर वो करीम, नागहां की तीरगी में सांस की लौएं जगाती, सारी चुप चुप वादियों का मुंह धुलाती और कहीं छुप कर अता करती हवा को गैर मरई बालों पर, गैर मरई बालों पर, और कहीं छुपकर अता करती हवा को गैर मरई बालों पर, सर्दगू खामोशियों में तायरों को जमजमों की सीख देती और हमारे दस्तो बाजू को नए गीतों की झंकारें हस्त के आंगन में हंगामे रचाती, होनियों अनहोनियों के लहरिए हरदम बनाती, कितने कितने कैसे कैसे लहरिए आंसुओं को और जबीनों के अरक को चूमती, नौजवान सरशारियों का रंग भरती, फूल पत्तों पानियों में थरथराती नाचती, हस्ती सारी और भी ताबिंदा होती और भी ताबिंदा तर। आपकी इस खूबसूरत नज़म के बाद यही जहन में आता है कि शायरी और क्या हो सकती है, जो जहतें लफ्ज़ों की तरकीबें इजाफ़तें जिस तरह से या तशबीहों और इस्तारों का जो समा बंधा है इस नज़म में, और एहसासात और कवायफ की जो एक वो कहना चाहिए कि इम्तजाज उनका जो है वो जो तस्वीर पेश करता है, उसमें रंगीनियाँ अपने आप में एक दूसरे से गले मिल रही हैं। यानी ये कह सकते हैं कि नज़म की हैयत में गज़ल का जी वो एग्जैक्टली गज़ल की सारी खूबसूरती इस बल्कि कहना चाहिए कि गज़ल को नज़म में समो दिया है। तो इस एतबार से मेरे ख्याल में खालिद साहब, अगर जाकिर साहब से हम ये जान सकें कि आजकल जो नज़में कही जा रही हैं उनके बारे में आप, क्योंकि जाकिर साहब का मामला ये है, ये मुदर्रिस रहे हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, तर्जमे किए हैं, हमारी ज़बान को दूसरों तक, दूसरी ज़बान के जानने वालों तक पहुंचाया है, और ख़ुद नाक़िद भी रहे, मुहक़्क़िक़ भी रहे। इनकी नज़र ज़ाहिर है कि दूसरों से ज़्यादा मोतबर होगी। आप किस नज़र से आज की नज़म को देखते हैं, मुआसरीन की नज़म को देखते हैं? देखिए, मैं तो आपसे साफ अर्ज़ कर दूं कि मैं बहुत ज़्यादा जदीद तरीन अदब का मुताला कम करता हूं। मुझे इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं रसाइल को छालूँ खंगालूँ, क्योंकि अपने गमों से फुर्सत नहीं होती। इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, सिवाय इसके कि भाई कोई मेरे ख्याल में नुमाया चीज़ मैं ऐसी नहीं पाता अपने जहन में कि जिसका मैं नाम लूँ।
जी। मेरा मामला तो यह है कि भाई जो अख्तर ईमान तक बात आन के रुक जाती है। जी जी। तो अख्तर ईमान की शायरी में क्या चीज़ है क्या नहीं, जो पहनाइयाँ हैं, और वो भी एक ख़ास वजह से, क्योंकि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया था कि मैं उर्दू नज़मों का एक कलेक्शन, एक एंथोलॉजी उनको पढ़ा बिलिस्तियाब, फिर देखा, तो जो जदीद तरीन नज़म है उसके बारे में मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। नहीं, बहुत हम लोगों की बहुत सो की राय यही है कि अख्तरुल ईमान के बाद जो है नज़म कहीं खो गई है, शायद कुछ वक्त लगे, सफ़र आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा। दूसरा एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपका एक मजमून है अमीर खुसरो और उर्दू। जी। उसमें खुद बहुत से लोगों की, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये राय है कि अमीर खुसरो से मंसूब जितना भी कलाम है उसमें एक लफ्ज़ भी अमीर खुसरो का नहीं है। क्योंकि अगर हम देखते हैं वो ज़बान बहुत हद, ये जो पहेलियाँ हैं, जैसे तोप की पहेली, साबुन की पहेली, जो अमीर खुसरो के ज़माने, तंबाकू की पहेली, यानी थी ही नहीं वहाँ। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जो बात आपने फरमाई है, ये बात तो सबसे पहले और लोग कह चुके हैं, महमूद शिरानी, सरदार बहुत लोग कह हैं, और आखिरी तौर पर तो मसूद साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो किसी सूरत से खुसरो के ज़माने की ठहरती नहीं है अदरवाइज। लेकिन एक चीज़ है जो डॉक्टर वहीद मिर्ज़ा ने पॉइंट आउट की है, कहते हैं कि भाई ये बताइए कि एक चीज़ जो सीना बसीना एक शख्स से मंसूब आप करते चले आ रहे हैं, और ख़ास तौर से वो चीज़ें कि जो गद्दी नशीन हैं वो आपको वहाँ के बताते रहते हैं, या कम से कम वो शेर है जो गोरी सोवे सेज पर रखते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ख़ुद उनके फ़ारसी कलाम में एक जगह तो उन्होंने लिखा है अपने जो दिबाचा गुर्रतुल कमाल है, दिबाचा मसनवी नूसैफर में भी उन्होंने लिखा है। नहीं, वो तो तारीफ है हिंदुस्तान के फल फूल वगैरह अलग चीज़ है, लेकिन जो गुर्रतुल कमाल सलमान मसूद साद का जिक्र किया है जी, जिसमें उन्होंने मसूद साद सलमान का जिक्र किया है, और ये भी कहा है कि मैंने कुछ चीज़ें हिंदी में कह के लोगों को नज़र की हैं। अब उस हिंदी से क्या मुराद है, क्या आप मुराद लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन खुद खुसरो ने उसमें तखसीस की है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी की हैं कि अगर उसको एक तरह पढ़ो तो फारसी है, लेकिन अगर उसको इतनी हद से पढ़ो कि हिंदी है तो हिंदी है। चुनाचे वो है ना एक रुबाई की शक्ल में कि जने हिंदू, मैंने देखा एक औरत को कि जो मुझे नज़र आई, मैंने उसको देखा तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप खुद के वैल्यू क्या, बहुत कदर ऊंची होगी। उसने कहा दुर दुर मुए। अब दुर दुर मुए जो फारसी के अंदर तो उसके मायने हुए कि एक एक बाल में मोती पिरोए हुए, और दुर दुर मुए वैसे हमारे यहाँ धत्कारना होता है। तो नहीं, ये वो शहादतें हैं जिनकी बुनियाद पे आपको ये तो मानना पड़ेगा कि ये बोली जो है ये 14वीं सदी में आकर इस्टेब्लिश हो रही थी। इसके अलावा जो हिंदी में जो लोग रिसर्च करते हैं वो बताते हैं कि उससे पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनमें कोई ये नाम शाम आने लगे थे अरबी फ़ारसी के। तो इसके ये सोचना कि वो तमाम तर काबिल कबूल नहीं है, ये बात मेरे ख्याल में एक हद तक तो ठीक है कि भाई नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। जाकिर साहब, एक ख़ास बात की तरफ मैं और आपको लाना चाहूँगा कि आपने कुछ दरसी किताबें भी मुरतब की हैं, एडिट की हैं, जैसे जामिया के लिए, जामिया उर्दू के लिए। तो आपको क्या लगता है जो हमारी दरसी किताबें हैं, जिस तरह के निसाब ने हम प्रिस्क्राइब करते हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में डिग्री के लिए, तो आज के दौर के एतबार से जिस कदर वो एक्सप्लोरेशन हुआ है नॉलेज का, जिस कदर फैलाव हुआ है, तो क्या कोई निसाब अपनी जगह नुमाइंदा हो सकता है? निसाबी किताबों से जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है उसकी नौयतें 3 थीं जी। एक तो वो जो जामिया उर्दू वालों के लिए मैंने किया जी। जामिया उर्दू का आपको मालूम है कि वो प्राइवेट तौर से करते हैं, अलीगढ़ वाला जामिया उर्दू। एक वो है कि जो आम स्कूलों के अंदर SCERT वगैरह कराते हैं, NCERT वगैरह कराते हैं, वो निसाबी किताब। एक वो, बल्कि 4 नौयतें, एक वो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए NCERT ने किया कि वो किताब ऐसी होनी चाहिए जुमला उलूम पे हावी हो, और एक वो मुझे करनी पड़ी जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए था जी, जिसमें अंग्रेजी के जरिए सब मवासलाती तालीम के लिए। मेरा दावा तो देखिए हाल ही के ततब्बो में मैं समझता हूँ कि निसाबी किताब का मकसद ये होना चाहिए कि वो आपको उस मंजिल पर ले आए कि जहाँ आप किसी और मजमून में उस ज़बान के ज़रिए अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकें। वो मुंतही नहीं बनाती। 12वीं क्लास तक भी
मुंतही बनाना मकसद नहीं है जी। लेकिन मेरी काविश ये रही जो मैंने बनाई किताबें कि उसको पढ़ने वाला ये महसूस करे कि उर्दू महज शेर व शायरी की ज़बान नहीं है। सही है। यानी जो मसलन तारीख़ी मौजू आप देखिए इस्माइल मेरठी की किताबों का आप अगर तज्ज़िया करें जी, वो 5 किताबें जो हैं उर्दू ज़बान की, पहली किताब दूसरी, अगर आप तज्ज़िया करें तो उस ज़माने के जुमला उलूम उसमें समो दिए हैं जी, और सब ग्रेडेड वोकेबुलरी है। अब जाहिर है कि वो शख्स ये कर सकते थे तो आज तो ज़्यादा मौक़े हैं कि मिल के, लेकिन वो टीम वर्क चाहिए। कोशिश तो करते हैं NCERT में, वाकई कोशिश इस बात की जाती है, लेकिन वो जो फैलाव है जी, जो नॉलेज का फैलाव हो रहा है उसको देखते हुए तो भाई हर साल बदलना पड़ता है साहब, इसी वजह से इजाफे करना पड़ता है। लेकिन अब भी वही बात है कि हमें कोशिश ये करनी है कि शेर व अदब ही तक महदूद न रखें बात को, बल्कि दूसरे समाजी उलूम को खास तौर से तवज्जो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये कम्युनिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये ज़बान की तदरीस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने एक ख़ास वक्त तक इसको शेर ज़दा, तहजीब ज़दा इस हद तक कर दिया कि लोग बात ही नहीं कर पाते शायरी के अलावा। शायरी के अलावा वो तो है साबित, वो तो कष्ट करके बनानी पड़ेंगी ऐसी किताबें कि जिसमें समाजी उलूम से ज़्यादा वक्त। जाकिर साहब, आपसे बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही, हम सब के इल्म में इजाफा हुआ और उम्मीद है हमारे नाजरीन ने भी इससे बहुत लुत्फ लिया होगा। जी तो चाहता है कि आपसे और गुफ्तगू की जाए, लेकिन वक्त कम है। भाई मैं तो यही कह सकता हूँ, ऐबे तूले कलाम मत करियो, क्या करूं मैं सुकून से खो कर था। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज इस गुफ्तगू के साथ यहीं इख्तिताम पजीर होता है ये प्रोग्राम। कल किसी और अगले प्रोग्राम में फिर किसी शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आदाब। याद माज़ी की ख्वाब फरदा का, सूरत शौक़ आँख में भर ले, आप अपने को जानने के लिए आके फिर कुछ मुकालमा कर ले। इस हफ्ते कुछ लम्हे फुर्सत के भी हम जानेंगे जनरल एटिकेट्स के बारे में। अगर आपने पानी फॉर एग्जाम्पल सर्व करना है जी, और इससे मैं सर्व कर रही हूँ, तो मुझे बोतल को ऐसे पकड़ना है। ओके, दिस इज द बेस्ट वे टू होल्ड द बॉटल। और साथ ही हम सीखेंगे एक राजस्थानी डिश जो सफर में भी हमारा साथ देगी। बच्चों के टिफिन में भी दे सकती हैं, ट्रेन की जर्नी में भी लेके जा सकती हैं, और इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हरी दाल मूंग की दाल से बना हुआ है तो फुल ऑफ प्रोटीन्स होता है। और सबसे आखिर में कुछ टिप्स आयुर्वेद से। मधुमेह के रोगी हैं, उनके लिए चलना बहुत ज़रूरी है। आप ये एम करके चलिए कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 किलोमीटर ज़रूर पैदल चलेंगे। कुछ लम्हे फुर्सत के हमारे साथ गुजारिए बरोज जुमेरात दिन में 2 बजे और बरोज जुमा 1:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाजरीन, डीडी उर्दू से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब का आईना। डीडी उर्दू, जिसमें रची बसी है हिंदुस्तान की खुशबू। जुड़िए हमसे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। आपके ईमेल, कमेंट्स और मशवरे का हमें इंतजार है। हमारा फेसबुक पेज है डीडी उर्दू चैनल। हमारा ट्विटर हैंडल है उर्दू दूरदर्शन, और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं urdu_दूरदर्शन के नाम से। आप हमें अपने मशवरे भेज सकते हैं ddurdufeedback@gmail.com पर।